पीएन गाडगिल का स्टॉक का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट इस स्टॉक की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा है। स्टॉक लगभग 2-4 दिन के अंदर ही 25% के आसपास करेक्ट कर चुका है। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज कि क्या ये स्टॉक में लिटरली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स तो अच्छा आए हैं, कंपनी आगे के लिए काफ़ी पॉजिटिव भी बता रही है, लेकिन नियर टर्म्स में ऐसा क्या हो रहा है कि ये स्टॉक गिर रहा है और क्या हमें इस गिरते हुए स्टॉक को पकड़ना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रो ले लेते हैं कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स कंपनी हमारी करती क्या है। एज द नेम सजेस्ट, कंपनी एक ज्वेलरी कंपनी है और प्राइमरीली ये काफी ज्यादा महाराष्ट्र में अवेलेबल है। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के बाहर एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, ये गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी एंड मोर इंपॉर्टेंटली डायमंड ज्वेलरी पे रिसेंट टाइम पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। एंड कंपनी का जो बहुत ही अच्छा फैक्ट है, जो मुझे पर्सनली लगता है इसके बारे में, कि कंपनी ना न्यू एज ज्वेलरी डिजाइन्स पर काफी ज्यादा फोकस्ड है। और वक्त के साथ जैसे जैसे लोगों के एस्पिरेशन, शौक, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, कंपनी उसके साथ धीरे धीरे कोप अप कर रही है। इसका सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल आज के टाइम पर है डायमंड ज्वेलरी का। मतलब गोल्ड में डायमंड इनग्रेव किया हुआ, प्लैटिनम में डायमंड इनग्रेव किया हुआ। क्योंकि हम लोग देखते जा रहे हैं कि रिसेंट टाइम्स में हर ज्वेलरी कंपनी, चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो, टाइटन हो, सेंको गोल्ड हो, इन सब कंपनीज में स्टडेड ज्वेलरी रेशियो बढ़ता जा रहा है। जिसका मतलब है कि टोटल रेवेन्यू में कितना परसेंटेज आपका जो ज्वेलरी है वो स्टोन, जेम्स एंड स्टोन सेगमेंट से आ रहा है, जिसमें प्राइमरीली आपके डायमंड के साथ साथ और भी ज्यादा प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। तो आप अगर कल्याण का देखो तो समवेयर 30% प्लस उनका रेवेन्यू स्टडेड ज्वेलरी से आता है। और मोर इंपॉर्टेंटली स्टडेड ज्वेलरी आपका हाई मार्जिन बिजनेस है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बनते हैं। राइट, टाइटन का भी उतना ही रेशियो है 35% के आसपास, पर पीएन गाडगिल का भी ये बहुत कम है, 9 to 10% के आसपास है। तो ये जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो कि इस कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन का स्कोप कितना ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी और एक रिसेंट जो ट्रेंड चला हुआ है, लाइट वेट जो ज्वेलरी है आपका, फिर डेली वेयर है ज्वेलरी में, उन सब आइटम्स पे भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है और काफी अच्छा चल रहा है, डिमांड काफी अच्छा है देखा जाए तो। नाउ अब इन जनरल देखते हैं कि अभी जो रिसेंट क्रैश आया है, इससे पहले से हमें स्टॉक क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, तो मेजरली आप देखो तो पूरे के पूरे सेक्टर में ही अपॉर्चुनिटी है। ज्वेलरी सेक्टर में अगर आप देखो पिछले 3 4 5 साल से अपॉर्चुनिटी बनी है, तो ये अपॉर्चुनिटी आने वाले कुछ सालों तक रहेगी। इसका प्राइम रीजन आप समझो कि ज्वेलरी सेक्टर में एक मैसिव शिफ्ट हो रहा है। हम लोग अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि आजकल आप देखते हो कि पहले जमाने में छोटे छोटे ज्वेलर्स की दुकान होती थी, वहां पर लोग जाते थे, ज्वेलरी खरीदते थे, बट वहां पर ना वहां पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा नहीं होता था। मेरे खुद के जो मामा जी हैं वो खुद ठगाए हैं। उन्होंने जाकर के किसी लोकल ज्वेलर से खरीदा, दाम दिया सोने का, लेकिन सोना असली था ही नहीं उसमें। बहुत ही कम, आई थिंक 17 या 18 कैरेट के गोल्ड का प्राइस दे करके उनको 14 कैरेट का गोल्ड थमा दिया था। इस हिसाब से हमें देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है छोटे छोटे ज्वेलर्स में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। पर अब जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं ना, वो फोकस ही इस चीज पे कर रही हैं कि वो लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप कर सकें, जो बीआईएस हॉल मार्किंग है उसको फॉलो अप कर सके, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन कर सके, और कोई भी कस्टमर के साथ स्कैम ना करे। ठीक है, तो ये जो मेजर एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उस वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग जो है अनऑर्गेनाइज, जो छोटे छोटे ज्वेलर्स हैं, उनसे हट करके अब इन इन कंपनीज की तरफ ज्यादा शिफ्ट होते जा रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा इन कंपनीज के दुकानों को विजिट कर रहे हैं। यही सब मेजर रीजन की वजह से। और सेक्टर में क्यों अपॉर्चुनिटी है? एक तो ऑर्गेनाइज, हम लोग ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहे हैं, और ऑर्गेनाइज में हमें हॉल मार्किंग बीआईएस रूल के हिसाब से मिलता है। दूसरा, इस सेक्टर में सबसे मेजर अपॉर्चुनिटी बनती है कि इंडिया में लोगों की इनकम जो है मिडिल क्लास में थोड़ी बहुत इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और जिस हिसाब से इंडिया ग्रोथ फेज में जा रहा है, उस हिसाब से इनके लोगों के जो इनकम है वो हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करते हुए दिखाई देंगे। अब इनकम इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड ज्वेलरी की परचेज ज्यादा होगी, क्योंकि गोल्ड एक तरीके का कल्चर है जो कि इजिली अबैंडन नहीं किया जा सकता, सालों अरसों से चला आ रहा है इंडिया में। और हर लोग गोल्ड ज्वेलरी, ना सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी, इनफैक्ट किसी भी टाइप की ज्वेलरी पे आजकल आजकल क्या, हमेशा से लोग ज्वेलरी पहनते आ रहे हैं। और आजकल दूसरे दूसरे नए फॉर्म्स ऑफ ज्वेलरी आते जा रहे हैं, जैसे हमने बात की स्टडेड ज्वेलरी, उसके अलावा आपके सिल्वर प्लैटिनम ज्वेलरीज में भी काफी ज्यादा स्कोप नजर आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी अवेलेबल हो रहे हैं लोगों को, जिस वजह से लोगों को चीजें खरीदने में, ज्वेलरी खरीदने में आसानी हो रही है। वेडिंग के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऑफकोर्स से बात है, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस वेडिंग के ये लोग बढ़ाएंगे ही। लाइट वेट ज्वेलरीज पे भी फोकस हो रहा है, यानी अब जो लोग हैं, तो आज की टूल्स एंड टेक्नोलॉजी वही सेम डिजाइन की ज्वेलरी को बहुत लाइट वेट में बना दे, और उनका सस्ता भी पड़ जाता है कि कम सोना है उसमें। ठीक है, इन सब मेज की वजह से हमें दिख रहा है कि ज्वेलरी सेक्टर में भी और आने वाले कुछ सालों में डेफिनेट सी बात है भैया, स्कोप है, स्कोप तो लॉन्ग रन का। बट अभी एग्जैक्ट
इससे पहले एक और चीज कि जो गोल्ड की डिमांड है, अब जैसे मान लो गोल्ड की डिमांड स्कोप इसीलिए है कि गोल्ड की डिमांड अचानक से रश नहीं करेगी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, जहां पर हमें दिख रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ से। तो जो मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का था वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज जैसे कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल, टाइटन, उनकी तरफ आ रहा है। तो इस हिसाब से जो कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनके लिए ग्रोथ स्कोप काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट के इनसाइड ही एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ, इसीलिए ये जो ज्वेलरी कंपनीज है उनको बेनिफिट मिल रहा है। अभी भी अगर आप अनऑर्गेनाइज मार्केट का शेयर देखो तो ये कहीं ना कहीं 58% पर है, और आने वाले समय में ये टारगेट किया जा रहा है कि FY30 में ये अनऑर्गेनाइज 45% हो जाएगा और ऑर्गेनाइज 55% हो जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है, जो कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में है आप उठा करके देख सकते हो, बहुत सारी कंपनीज हैं, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, पीएन गाडगिल, सेंको गोल्ड, स्काई गोल्ड, ये सारी जो कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ऑलराइट। अच्छा, चाइना में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है परसेंटेज वो 72% का, और यूएसए का तो 95% का है। तो आप समझ सकते हो धीरे धीरे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे स्कोप कितना ज्यादा बढ़ जाएगा इन ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज के लिए, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में ही हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पूरे इंडिया की ज्वेलरी मार्केट का कुछ और यहाँ पर हाइलाइट्स है कि यार इंडिया का सेकंड गोल्ड मार्केट है, टॉप 5 प्लेयर जो है पूरे के पूरे 14 से 16% के मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उनके हाथ में है। 66% ऑफ गोल्ड जितना भी इंडिया में कंज्यूम होता है वो ज्वेलरी में जाता है, और ये मार्केट 14 से 15% तक ग्रो करेगा आने वाले 4-5 साल में, 14 से 15 के CAGR से ग्रो करेगा पूरा मार्केट। तो दैट शोज की एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है। लेकिन अगेन आवर क्वेश्चन इज कि क्यों आखिर रीसेंट समय पर पीएन गाडगिल ज्वेलर्स में इतना ही ज्यादा क्रैश हमें क्यों देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरे ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स में हमें क्रैश देखने को मिल रहा है, बट पीएन गाडगिल में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका एक रीजन समझो। देखो, प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब पीएम ने आकर के आई थिंक 8 या 9 मई को अर्ज किया कि आप लोग भाई गोल्ड कम खरीदिए, और भी कुछ कुछ चीजें उन्होंने बताई, लेकिन गोल्ड कम खरीदिए ताकि हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो थोड़ा सा रिलीज हो सके। तो उस कारण सेंटिमेंट ना इस पूरे ज्वेलरी सेक्टर के अराउंड खराब हो गया। मार्केट इसको ऐसे देखने लगा कि यार अब लोगों ने अगर प्राइम मिनिस्टर की बात मानी तो वो गोल्ड कम खरीदेंगे, और अगर गोल्ड कम खरीदेंगे तो इन ज्वेलरी सेक्टर की कंपनीज का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स होगा वो हमें डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट इस चीज को लेकर के डर गया, और पहले ही बहुत लोगों ने अपने पोजीशन को कट डाउन कर दिया। ये एक फैक्ट था जिस वजह से सेलिंग शुरू हुई पीएन गाडगिल में। यहाँ पर से जो सेलिंग आई थी दिस वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ये वाली सेलिंग, ठीक है, इट वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट ओनली। बट अब क्या है कि इस फैक्टर में और भी कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन हो गई, जिस वजह से पैनिक और मच गया पीएन गाडगिल स्टॉक में। क्यों? क्योंकि जो इनका रिजल्ट आया ना, एंड इनकी अनलकीनेस समझो या कुछ, कि इनका रिजल्ट भी इसी टाइम पर आ गया कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 2.5% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया, राइट, 2.5% से गिर गया। और इसका जो रीजन था मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो प्रॉफिट मार्जिन गिरा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसके पीछे कुछ कुछ वैलिड रीजंस हैं, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं मान रहा है और वो अभी पिटाई कर रहा है। क्योंकि आप देखो पूरे वाइडर मार्केट में ही ऐसा खराब सेंटिमेंट चल रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है अभी जिसकी मार्केट कुटाई कर रहा है। मैंने एक मीम भी देखा था कि अगर कोई कंपनी का बहुत एक्सट्रीम खराब रिजल्ट है तो बहुत ही ज्यादा कुटाई हो रही है, थोड़ा सा मीडियोकर रिजल्ट है तो थोड़ा मीडियोकर कुटाई हो रही है, और बहुत अच्छा रिजल्ट है तो थोड़ा कम कुटाई हो रही है, लेकिन कुटाई सब में हो रही है, ठीक है। तो एक वो है, तो पूरा सेंटिमेंट खराब होने की वजह से इस स्टॉक के पीछे मार्केट पड़ गया है। और ये जो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया कि ये जो Q4 FY26 में हमारे मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसके पीछे एक ऐसा रीजन है जो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब कि वन ऑफ रीजन है, बस एक बार के इवेंट है, बाकी आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग एकदम से मार्जिन को फिर से बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट इज मार्केट, उसको तो पनिश करना ही है, तो वो पनिश कर रहा है अभी, चाहे वो वन ऑफ ही चीज क्यों ना हो, ठीक है। तो इसका अब ये समझते हैं कि भाई रेवेन्यू कंपनी ने 132% बनाया, और प्रॉफिट ग्रोथ मतलब रेवेन्यू ग्रोथ जो है 132% की रही, और प्रॉफिट ग्रोथ बस 45%, यानी कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो पाया। तो इसका रीजन जो भले ही मार्केट ने बहुत कुटाई की है, लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ वैलिड रीजंस दिए हैं इसके पीछे। सबसे पहला जो रीजन मैनेजमेंट ने दिया है कि Q4 में उनको उनके अदर सेगमेंट में एक बहुत ही ज्यादा हेवी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब कंपनी का 2 मेजर बिजनेस सेगमेंट है, एक तो ज्वेलरी का हो गया इनका, और एक अदर। तो ज्वेलरी में तो वो जो ज्वेलरी होती है वो बनाते हैं, उसके मेकिंग चार्जेस वगैरह कलेक्ट करते हैं, और अदर में वो सिंपल बुलियंस होता है, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स, वो बेचते हैं सिंपल। उसमें क्या ना, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं होता है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये जो Q4 रहा ना हमारा, इसमें हमारे को ये जो हमारा अदर सेगमेंट है इसमें काफी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि कंपनी ये अदर सेगमेंट को डीग्रो करने की कोशिश कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर में, बट इस क्वार्टर में अचानक से अब सर्च आ गया तो आ गया भाई, क्या कर सकते हैं। उस वजह से क्या हुआ कि ये जो 25% अदर जो प्रोडक्ट है कंपनी का, जिसमें बेसिकली आपके बुलियंस आ जाते हैं, गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन, सिल्वर बार, सिल्वर कॉइन्स, तो उनके रेवेन्यू में अचानक से
25% नॉर्मल उनका कंट्रीब्यूशन होता था रेवेन्यू में, वो अचानक से क्वार्टर 4 में 45% बढ़ के चला गया। तो मैनेजमेंट का कहना है कि कहीं ना कहीं 1.5% का जो हमारा मार्जिन्स प्रॉफिट मार्जिन गिरा है वो इसी फैक्टर की वजह से गिरा है। लेकिन मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू से कि हम लोग आने वाले जो FY27 होने वाला है इसमें इस सेगमेंट को पूरी तरीके से कम कर लेंगे, डीग्रो कर लेंगे और अपने रेवेन्यू में उसका शेयर बहुत ही ज्यादा कम कर लेंगे, वापस से 25% ले आएंगे और उससे और भी ज्यादा कम करने की कोशिश करेंगे। तो एक वैलिड रीजन ये मिल गया प्रॉफिट मार्जिन के कॉम्प्रेस होने का। दूसरा, कंपनी ने क्वार्टर 4 में ही कुछ थोड़े बहुत ज्यादा ही डिस्काउंट्स दे दिए थे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ग्रैटिट्यूड डे मनाया, फाउंडेशनल डे मनाया। इनफैक्ट अभी जो गुड़ी पाड़वा था उनका भी कंपनी ने उस पॉइंट पे भी, उस इवेंट पे भी कंपनी ने कुछ कुछ डिस्काउंट्स देने की कोशिश किया गोल्ड ज्वेलरी में। अब इससे हुआ क्या कि एक तो डिस्काउंट दिए जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर बना। दूसरा ये भी आप समझो कि जब आप गोल्ड ज्वेलरी में डिस्काउंट देते हो तो जो लोग आपके स्टडड ज्वेलरी खरीद रहे थे, जो अदर प्रीशियस मेटल्स, अदर प्रीशियस स्टोन्स एंड जेम्स की ज्वेलरी खरीद रहे थे, वो भी सोचेंगे कि इन ज्वेलरीज पे डिस्काउंट है तो हम लोग इसको ना खरीद करके इनको खरीदने चले जाते हैं। अब क्या है ना, ये वाली जो स्टडेड ज्वेलरी है इसमें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हाई होते हैं इन कंपैरिजन टू गोल्ड ज्वेलरी। तो लोग इसी को अब कम खरीद रहे हैं क्योंकि इधर डिस्काउंट था, इधर आ गए, तो इधर ऑलरेडी लो मार्जिन वाला बिजनेस है, इसमें ज्यादा लोग आके डिमांड कर गए क्योंकि इधर डिस्काउंट चल रहा था। तो एक तो डिस्काउंट की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कंप्रेस हुआ और दूसरा जो प्रोडक्ट मिक्स है वो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट से लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट की तरफ डिमांड शिफ्ट हो गई, उस वजह से भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कॉम्प्रेस हुए। एक और एडिशनल रीजन है जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कॉम्प्रेस हुआ कि कंपनी ने इस साल जो स्टोर्स ऐड किए हैं, 25 स्टोर जो इनका टारगेट था वो ऐड कर लिया। आप ये बात समझो, कंपनी के जो रिजल्ट्स हुए हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हुए हैं। इनफैक्ट जो कंपनी ने अपने टारगेट दिया था FY26 के लिए उसको ओवर अचीव कर लिया है। बट फिर भी मार्केट क्यों पिट रहा है? क्योंकि सेंटिमेंट खराब है। इतना हेविली ये पिटना नहीं चाहिए था बट फिर भी मार्केट पिट रहा है क्योंकि सेंटिमेंट खराब है। एक तो सेंटिमेंट खराब हुआ क्योंकि हमारे को जो गोल्ड बाय करने के लिए कम कहा गया तो उस वजह से पूरे सेक्टर का ही सेंटिमेंट खराब हो गया। इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई सेक्टर में डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा, स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो वहां से चीजें शुरू हुई और यहाँ पर पिटाई होती गई, पिटाई होती गई। रिजल्ट खराब नहीं था सर, बिल्कुल खराब नहीं था, अच्छा रिजल्ट था, बट फिर भी मार्केट ने स्टॉक को पीटा, यही खराब सेंटीमेंट की वजह से। तो हम लोग थे कि प्रॉफिट मार्जिन में एक और रीजन की वजह से कंप्रेशन देखा गया कि अभी रिसेंट में जो कंपनी ने अपने स्टोर एक्सपेंशन किए, 25 का टारगेट दिया था, अचीव कर लिया। उसमें ना मेजर स्टोर्स फोको मॉडल्स के थे, विच इज योर फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें क्या होता है ना कि कोई थर्ड इंसान होता है जो इन्वेस्ट करेगा, वो पूरा का पूरा दुकान बनाएगा, इन्वेंट्री का भी पैसा वही देगा और कंपनी इधर से अपने लोगों को भेजेगी ताकि वो उस दुकान को मैनेज कर सके। तो बेसिकली कंपनी का पैसा नहीं लग रहा है, पैसा उस इन्वेस्टर का लग रहा है जो दुकान खोल रहा है, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो दोनों के बीच में बटेगा क्योंकि कंपनी अपने लोगों को उस दुकान में मैनेजमेंट करने के लिए, बेचने वगैरह के लिए भेज रही है। तो और ऊपर से वो जो इंसान है, जो इन्वेस्टर है, वो कंपनी का ब्रांड यूज कर रहा है, ब्रांड नेम। तो इस वजह से ये जो मॉडल होता है फोको मॉडल, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है कंपनी का क्योंकि इसमें उसको प्रॉफिट्स को डिवाइड करना पड़ता है इन्वेस्टर के साथ। तो इन्वेस्टर्स भी हैं जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अब क्या हुआ, ये सारी चीजें एक साथ एक ही क्वार्टर 4 FY26 में आ गई जिस वजह से ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे काफी प्रेशर आ गया और प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए। लेकिन डिस्पाइट दिस फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छी आई है। 45% की रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है कंपनी, और रेवेन्यू ग्रोथ तो भैया 132% की कर रहा है। तो इससे अच्छी ग्रोथ आ ही नहीं सकती थी, बट वही है मार्केट सेंटिमेंट। और दूसरा, थोड़ा सा भी मार्केट, इस खराब मार्केट सेंटिमेंट में थोड़ा सा भी नेगेटिव कुछ आ जाए, जैसे इस कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन कंप्रेस हो गया तो मार्केट पीट देता है। ठीक है, इसके इसी जब मैनेजमेंट बता रही थी, अच्छा इसकी मैनेजमेंट मुझे इसीलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि ये नहीं चाहती है कि सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब हो जाए। जब प्रॉफिट मार्जिन बहुत कंप्रेस हुए तो मैनेजमेंट ने तुरंत ही अनाउंस किया, स्टेटमेंट निकाल दिया कि क्यों कंप्रेस हुआ था। उसके बाद कॉन कॉल में बाद में जाकर के बताया, लेकिन इसकी मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है और इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को उतना खराब नहीं होने देना चाहती है। दैट शोज देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स एंड दैट इज अ वेरी गुड फैक्ट। ठीक है, तो अब ये जो चीजें मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में सबसे पहले ही एक्सप्लेन की कि भाई क्यों हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंप्रेस हुए। उसमें एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि भाई क्वार्टर 4 में जो भी रीजंस आपने बताए कि आपके ग्रेटिट्यूड डे का मार्जिन कंप्रेस हो गया, फिर फाउंडेशनल डे का मार्जिन कंप्रेस हुआ, गुड़ी पाड़वा का मार्जिन कंप्रेस हो गया क्योंकि आपने डिस्काउंट्स वगैरह दिए, और अब आप नए फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही स्टोर खोलने का टारगेट कर रहे हो क्योंकि अब जो FY27 में आप स्टोर खोलोगे, 25 स्टोर्स आप खोलोगे, उसमें आप कह रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ आप 20 फ्रेंचाइजी मॉडल पे स्टोर खोलने वाले हो, तो उसमें तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन और कंप्रेस हो जाएंगी। तो कंपनी ने कहा कि देखिए फ्रेंचाइजी मॉडल से हमें प्रॉफिट मार्जिन कंप्रेशन दिखेगा, बट अभी क्या है ना, फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से क्वार्टर 4 में हमारा प्रॉफिट मार्जिन कंप्रेस हो गया। लेकिन ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल का मार्जिन कंप्रेशन होगा आने वाले समय में, ये एक क्वार्टर में नहीं होगा, सिर्फ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो इम्पैक्ट होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। और साथ में हमारे पास जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, उन मेजर्स की वजह से दूसरे साइड पे मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। जैसे कंपनी अपने स्टैंडर्ड रेशियो बढ़ा रही है, कंपनी
कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा स्टोर एक्सपेंशन का, तो टिपिकली उन सब वजह से मार्जिन बढ़ेगा भी। तो जो मार्जिन पार्टनरशिप मॉडल की वजह से थोड़ा कॉम्प्रेस भी हो जाएगा, वो इन फैक्टर्स की वजह से वो कॉम्प्रेशन मैनेज हो जाएगा और ओवरऑल हमारा जो मार्जिन रहेगा वो इन्फ्लेटेड रहेगा। तो इसी टाइप का गाइडेंस मैनेजमेंट दे भी रही है कि हम लोग आने वाले FY27 में अपने ग्रॉस मार्जिन को वापस से 12 से 13% कर लेंगे, जो अभी गिर करके 9%, 9.5% के आसपास चला गया था, और एबिटा मार्जिन को 7 to 7.5% कर लेंगे और पैट को 4% कर लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ गाइडेंस है। हालांकि जिस हिसाब से कंपनी एक्सपैंड कर रही है, बहुत अच्छा एक्सपैंड कर रही है, और जिस हिसाब से कंपनी एक छोटी कंपनी है, तो थोड़ा सा भी एक्सपेंशनरी मेजर अगर आएगा, कंपनी थोड़ा सा भी एक्सपैंड करेगी ना, तो उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ काफी हाई आ जाएगी। तो हाई डेफिनेट सी बात है, लॉजिक बात तो यही है कि हाई ग्रोथ कर सकती है कंपनी, लेकिन उन हाई ग्रोथ के बावजूद भी कंपनी ने बहुत ही कंजर्वेटिव साइड से, बहुत ही अपने आप को रोक रोक करके ग्रोथ गाइडेंस दिया है कि भाई हम लोग समवेयर 20 से 25% ग्रोथ दिखा पाएंगे FY27 में। हालांकि इस कंपनी की कैपेबिलिटी है कि ये 30-40% तो ग्रोथ आराम से दिखा देगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अपने आप को रोक रोक करके गाइडेंस दे रही है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सिचुएशन उतनी भी अच्छी नहीं है, सिचुएशन थोड़ी थोड़ी खराब सी है, तो मैनेजमेंट थोड़ा अपने आप को रोक रोक करके गाइडेंस दे रही है। लेकिन आप समझो कि अगर सिचुएशन चीजें इंप्रूव होने लगती है और कंपनी अच्छे तरीके से एक्सपैंड करने लगती है, तो वो कंपनी अपनी जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको बढ़ा देगी। फिर मतलब ऐसा कहेगी कि पहले हमने 20-25% का गाइडेंस दिया था, अब हम कह रहे हैं कि हम लोग इस साल 30-35% कर लेंगे। तो ये मार्केट ना इसको बहुत अच्छा लेता है, इसको बहुत मार्केट को ये चीज बहुत अच्छी है कि अगर कोई कंपनी अपने फ्यूचर में आने वाली ग्रोथ है उसको बढ़ा रही है, उसकी गाइडेंस को, तो मार्केट अच्छा लेता है और आने वाले समय में कंपनी को रिवॉर्ड भी करता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर सिचुएशन ओवरऑल नॉर्मल हो जाता है, व्हिच प्रोबेबली विल इन अपकमिंग टाइम, तो इस कंपनी के लिए और भी अच्छी चीज है, फिर मैनेजमेंट अपनी ग्रोथ गाइडेंस को अचीव कर पाएगी, ऊपर से ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ा भी पाएगी। ठीक है, और ऐसा इसीलिए भी है कि देखो मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई हमारा सालों का एक्सपीरियंस है, इंपोर्ट ड्यूटीज हमने कई बार बढ़ते घटते हुए देखा है, लेकिन एज सच जिस हिसाब से इंडिया में कल्चर है ज्वेलरी का, उतना मेजर इंपैक्ट कभी हमें देखने को नहीं मिला। एक आध 2 क्वार्टर के लिए कभी कभार डिमांड में लोग अपनी डिले कर देते हैं, बिड डिले कर देते हैं, बट 1-2 क्वार्टर से ज्यादा वो अपनी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको नीड है, शादी करवानी है, शादी करनी है, अपने लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करना है, अच्छा लाइफस्टाइल को, तो उस हिसाब से ज्यादा हमें ज्वेलरी की डिमांड पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट वर्स फॉर द कंपनी। जिस हिसाब से मार्केट को लग रहा है कंपनीज के लिए उतनी खराब चीज नहीं है। तो दैट शोज अ पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि भाई अगर मैनेजमेंट खुद का कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि अभी तक का एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ खराब नहीं लग रहा है उनको, और अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो देखा जाएगा, वो तो मतलब अगर कुछ एक्सट्रीम ही हो गया तब तो अलग ही बात है, लेकिन अभी के हिसाब से मैनेजमेंट का कहना है कि हमें कुछ भी एक्सट्रीम नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ अभी चंगा चल रहा है। तो दैट इज हाउ वी कैन से कि चलो ठीक है, फिर भी अभी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बन रही है। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बाद में जाकर के अगर कुछ खराबी आ जाता है, अब जैसे FY27 में मैनेजमेंट कह रही है कि हम लोग इतना ग्रोथ गाइडेंस करेंगे 22-25% का, फिर उसको रिवाइज डाउन कर देती है क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, उस गाइडेंस को अगर मैनेजमेंट रिवाइज डाउन करके 10-15% कर देती है, तब खराब होगा, तब मार्केट को लगेगा कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है, तब और पिटाई हो सकता है स्टॉक का। लेकिन अभी अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी हाइक जो हुआ है उस पर मैनेजमेंट ने कहा है कि ये हमारे लिए एक तरीके से अच्छी बात भी है। वो इसीलिए क्योंकि रिसेंट में जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड होती थी वो हमें कट डाउन होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप देखो तो गोल्ड की जो प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है लोगों को, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट डिमांड को भले ही कम कर देंगे, और जैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होगी वैसे ही आप समझो गोल्ड बुलियंस और गोल्ड कॉइन्स की डिमांड कम होगी इन अ वे, क्योंकि ज्वेलरी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आज के टाइम पे जनरली प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो अगर उन बुलियंस की डिमांड कम हो गई तो जाहिर सी बात है कंपनी का अभी Q4 में क्या हो रहा था कि उन बुलियंस का रेवेन्यू में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था, और क्योंकि वो लो प्रॉफिट मार्जिन का बिजनेस था तो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का गिर गया था। तो अब क्योंकि उन बुलियंस की डिमांड गिरेगी, रेवेन्यू में शेयर गिरेगा, जो कंपनी चाहती है कि गिरे, क्योंकि वो वैसे ही उस सेगमेंट को डीग्रो करना चाहती है क्योंकि लो मार्जिन सेगमेंट है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं बन पाता है, तो उल्टा कंपनी को एडवांटेज ही होगा कि वो सेगमेंट का रेवेन्यू शेयर कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन जो होंगे ओवरऑल कंपनी के बढ़ेंगे, क्योंकि ये लो प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस कंपनी का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जो कंपनी चाहती है। तो इन अ वे कंपनी इज सेइंग कि ये ओवरऑल गुड है हमारे लिए, ये जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज लग रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑफ गोल्ड को इंपैक्ट करेगा ज्यादातर, ज्वेलरी डिमांड ऑफ गोल्ड को हमें 1 से 2 क्वार्टर से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा until and unless there is something extreme going on। अभी जो प्राइम मिनिस्टर, अभी जो एक न्यूज भी आई थी कि 6 out of 10 इंडियंस आर फॉलोइंग व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड, तो उन्होंने अपनी गोल्ड की परचेज को कम कर दिया है। तो वो भी परचेज जो है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड परचेज है, ज्वेलरी रिलेटेड नहीं है। तो एक तरीके से कंपनी के लिए एक एडवांटेज है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली हमें दिखेगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन साइड पर हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, बिकॉज ये लो मार्जिन वाला बिजनेस कम हो जाएगा। कुछ एक आध दो कंसर्न है जिस वजह से मार्केट थोड़ा और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया, नेगेटिव रिएक्ट किया, एंड दैट इज कि थोड़ा कंपनी का ना डेट बढ़ा हुआ है,
और डेट भी इसीलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ी हुई है, इन्वेंट्री में कैश फंसा हुआ है, और वो ज्वेलरी सेक्टर में ज्वेलरी कंपनीज के साथ होना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो इनको स्टोर एक्सपेंशन करने हैं, नए नए स्टोर्स खोलने हैं, वहां पर उनको पैसा तो लगाना पड़ेगा, ज्वेलरीज लानी पड़ेगी, प्रोडक्ट माल लाना पड़ेगा, दुकान बनानी पड़ेगी, तो वैसे में उनका जो वर्किंग कैपिटल होता है ना वो हेवी हो जाता है, फंस जाता है पैसा। तो इसीलिए हेवी इन्वेंट्री इनको मेंटेन, अभी जो गोल्ड प्राइसेस इतने ज्यादा वॉलेटाइल थे उसमें भी कंपनी को हेवी इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ा था, तो इन्वेंट्री बेसिकली हेवी हो गई है, कैश उनका फंसा हुआ है, और उसी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए और इनफैक्ट नया बिजनेस एक्सपेंडिचर करने के लिए उनको डेट लेना पड़ रहा है। बट वी नीड टू, भले ही ये ज्वेलरी सेक्टर में होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, अगर ये 4 से 5 क्वार्टर तक एकदम लगातार सस्टेन कर जाता है तब मार्केट इसको पिटाई करेगा। अभी फिलहाल उतना कुछ खास कंसर्निंग हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। until now no strain is seen, but yes in future things can get more severe, then they can change their guidance। जैसे मैंने बताया कि अगर अभी तक कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ टेंशन वाली बात होती है, अगर ये वॉर की वजह से चीजें और खराब होने लगती है, और खराब पूरी इकोनॉमी खराब होने लगती है, और कंपनी देख रही है कि भाई इकोनॉमी खराब हो रही है तो हमें अपनी ग्रोथ गाइडेंस को कम करना चाहिए, वैसा कुछ सिनेरियो होता है तब तो फिर नेगेटिव बात है। अभी कंपनी कह रही है कि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो 150 साल के ऊपर का हमारा ज्वेलरी सेक्टर में एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से हमें कुछ अभी कंसर्न उतना बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। तो दैट इज ऑल। स्टॉक गिरा हुआ है डेफिनेटली, अगर आप देखो तो स्टॉक 25% 26% के आसपास गिर गया है भाई। अब मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी देखो, मैं आपको बताऊं ना, थोड़ा सा समझोगे अगर, तो यहाँ पर से थोड़ा सा हम टेक्निकल रिवर्सल का वेट करेंगे कि यार जो स्टॉक है ना थोड़ा सा ग्रीन कैंडल्स बना करके और थोड़ा नीचे में ग्रीन बाइंग वॉल्यूम हेवी आने लगे, बड़ी आने लगे, तो हम लोग समझेंगे कि चलो ठीक है ये स्टॉक अब होल्ड कर पा रहा है और वापस से राइज करने के लिए रेडी है। अभी क्या है ना, ये स्टॉक एकदम से फ्री फॉल में, जब इस तरीके का कोई सिनेरियो बनेगा कि स्टॉक होल्ड कर पा रहा है, बॉटम बना रहा है और फिर धीरे धीरे राइज कर रहा है, तब आप एंट्री बनाने का सोचो, तब लॉजिकल है। वरना इस फ्री फॉल में अगर आप जाओगे ना तो आप अक्सर फंस जाओगे, ये तो और भी ज्यादा फ्री फॉल चल रहा है। तो वेट फॉर स्टॉक को स्टेबलाइज होने का वेट करो, 2-4 ग्रीन कैंडल्स बनने का वेट करो, तब एंट्री लो। कोई बात नहीं, अगर स्टॉक भाग भी गया तो कोई खराब बात नहीं है, स्टॉक की वैल्यूएशन अभी भी बहुत अच्छी है, पूरे इसके कॉम्पिटिटर कंपनी से बहुत सस्ती वैल्यूएशन है, जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट की लॉयल्टी है, जिस हिसाब से कंपनी के प्लान्स है ग्रोथ के लिए, उस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती दिखाई दे रही है। तो अगर थोड़ा बहुत स्टॉक भाग भी जाता है ऊपर की तरफ तो आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन स्टिल कंफर्टेबल रहेगी, बट एटलीस्ट उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए आपको शो कर रहा है कि उसमें मोमेंटम आ चुका है और अब वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। सो दैट वाज द एंटायर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन पीएन गाडगिल, और आगे इसके साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना यार, थोड़ा मेहनत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।